Hello everyone, welcome to Sankalp IS Academy. Here this is Ms. Sunil Rathod. Today we are going to discuss about Peninsular River System यानी कि हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हिमालय अपवाह तंत्र की। हिमालय अपवाह तंत्र में हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां कहां से ओरिजिन होती है और क्या उनकी प्रमुख विशेषता है। और उसी के साथ हमने ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर आपका गंगा ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो सिस्टम है आपका या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम आप बोल सकते हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। साथियों यहां पर प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हम लोग कौन कौन सी प्रमुख नदियों को पढ़ेंगे, इसे भी अगर मैं आप लोग के सामने टू पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि टू पार्ट्स में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो टू पार्ट्स में आप लोग इसमें देखेंगे कि एक हो जाता है आपका पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, और वहीं दूसरे वर्ग में हम बात कर सकते हैं पूर्व की तरफ या पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। तो साथियों यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मैंने पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये टू पार्ट्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां एक वर्ग हो जाएगा ये, जिससे कि आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए कि निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, निम्न में से कौन सी नदी है जो पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो एक प्रॉपर चार्ट आपके सामने इस रूप में रहेगा तो वो बहुत बेस्ट होगा आपके लिए। तो यहां पर मैं कुछ नदियों के एग्जांपल्स आपके सामने यहां पर रखना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देखेंगे जैसे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। सबसे पहले मैंने लिखा आपका नर्मदा, नर्मदा के बाद लिखा हमने ताप्ती, ताप्ती के बाद लिखेंगे हम लोग यहां पर बैतरणी, उसके पश्चात आपकी हो जाएगी मांडवी नदी, मांडवी के बाद हो जाएगा शरावती, शरावती के बाद हो जाएगा आपका भरतपुजा, उसके पश्चात आपकी हो जाएगी पेंबा और एक हो जाएगी आपकी पेरियार। तो ये नदियां जो मैंने यहां पर लिखा है आपका सामान्य तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्रमुख नदियों की हम चर्चा करेंगे जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। वहीं अगर देखा जाए कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी होगी, जैसे कि आपका स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, उसके पश्चात महानदी, उसके पश्चात बैतरणी नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, फिर आपका हो जाएगा गोदावरी नदी, फिर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी, फिर आपका पेन्नानी नदी, फिर हो जाएगा आपका कावेरी नदी और आखिरी में हो जाएगा आपका बैगई नदी। तो ये नदियां जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है उसके नाम और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के मैंने नाम लिखे। एक बात और यहां पर समझ लेना आप लोग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं। जो पश्चिम की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। समझाऊंगा मैं आगे क्या होता है। ज्वार नदमुख यानी कि आपका एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि आपका खादर का ही विस्तारित भाग होता है जिसे आप लोग डेल्टा बोलते हैं।
जैसे कि सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हमने देखा था, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से आप लोग मेघना नदी के नाम से मुहाना बना रही थी, वहीं पर आप लोग को हुगली और इस मेघना नदी के बीच में सुंदरवन का डेल्टा नजर आता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले कि आखिर जो ये आपकी पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, क्रमबद्ध रूप से हम लोग सबको समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे कि आपका ये हो जाता है गुजरात, और गुजरात जो कि आपका पश्चिमी, तटीय और स्थलीय दोनों ही प्रकार से आपका राज्य है। और यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहां पर पाकिस्तान का एक कोस्टल एरिया नजर आता है। यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। यहां पर आपको पता है कि आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, थोड़ा और नीचे अगर कर दूंगा मैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पर जरा देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। इस अरावली पर्वत श्रेणी से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे कि आप यहां पर बात करेंगे, एक होती है आपकी साबरमती नदी और एक नदी होगी आपकी लूनी नदी। साबरमती और लूनी, एक हो जाएगा आपका लूनी नदी और एक हो जाएगा आपका साबरमती। ये दोनों नदियां जहां पर अपना मुहाना बनाती हैं, इसे कहा जाता है कच्छ का रण। क्या कहा जाएगा इसे? कच्छ का रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। यहां पर ये दोनों नदियां अपना मुहाना बनाती है। ये अरावली पर्वत श्रेणी मैंने आपको बतला दिया। फिर आगे देखिएगा जरा, यहां पर दूसरी नदी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। जैसे कि आपने देखा कि एक नदी आपका ये हो जाएगी और उसी के पैरेलल एक दूसरी नदी भी हो जाएगी आपकी। जो पहली नदी आपकी, इसे नर्मदा नदी कहा जाता है। ये आपका नर्मदा नदी है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी हो जाएगी ऊपर वाली, और नीचे वाली हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। समझ लेना बात को, ये नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी है। यहां पर देखिएगा जरा, यहां पर आप लोग को दो पर्वत श्रेणियां मिलेगी। एक पर्वत श्रेणी आपको यहां पर दिखाई देगी और उसी प्रकार से एक पर्वत श्रेणी इसके यहां पर दिखाई देगी। ऊपर वाली जो पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। विंध्यांचल, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और नीचे वाली हो जाएगी आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। मैंने आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत इन दोनों श्रेणियों के बारे में बताया था कि दोनों जो पर्वत श्रेणियां आपकी, ये ब्लॉक पर्वत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक प्रकार की ये ब्लॉक पर्वत है आपके। ये दोनों कैसे पर्वत हो जाएंगे? ब्लॉक पर्वत। और ब्लॉक पर्वत के आसपास आपको जो घाटी दिखती है, उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। इसलिए ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, ये दोनों नदी आपकी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। किसमें होती है? भ्रंश घाटी में। ये क्या होता है सर भ्रंश घाटी? इसे रिफ्ट वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये भी नोट कर लेना। ब्लॉक माउंटेन आपका सिंपल, इसको ब्लॉक माउंटेन ही कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ब्लॉक माउंटेन ही कहा जाएगा, ब्लॉक माउंटेन इसको कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा माउंटेन रेंज, विंध्याचल माउंटेन रेंज है आपका। ये अब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। जरा देख लेते हैं कि आखिर निकलती कहां से ये। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर एक पर्वत है और ये पर्वत का नाम हो जाएगा अमरकंटक। क्या हो जाएगा? अमरकंटक। ये अमरकंटक एक पर्वत है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक एक पर्वत है और ये है कहां पर? ये आपका सामान्य तौर पर देखेंगे तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट आपका जो है, अनूपपुर, अनूपपुर में आप लोगों को, अनूपपुर में यह मिलेगा माउंट अमरकंटक। वहीं पर आपका इसका उद्गम होता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग आप देखेंगे 16 जिलों से प्रवाहित होती हुई आपका गुजरात में भरूच के निकट यह खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यानी कि ये दोनों नदियां जो मुहाना बना रही है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों नदियां जो मुहाना बना रही है, वो मुहाना किस खाड़ी में बना रही है? आपका खंबात की खाड़ी में। किसमें? खंबात, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में मुहाना बना रही है। आई होप कि आप लोग को बहुत शानदार लग रहा होगा इस प्रकार से पढ़ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा, ताकि हमें पता चले कि आखिर कहां और सुधार करने की और आवश्यकता है। हम लोग स्वयं से अपना कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आप लोगों को बेहतरीन चीजें किस प्रकार से इजी टू वे
ऑफ स्टडी को किया जाए, यानी कि स्टडी को आप लोगों के लिए कैसे आसान बनाया जाए, वह तरीका हम लोग आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैंने आपको बतला दिया कि ताप्ती नदी का उद्गम का यहां पर बात करें तो ताप्ती नदी एक पहाड़ी से उद्गमित होती है। यहां पर एक पहाड़ी आप देख पाएंगे, यहां पर एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम हो जाएगा आपका मुल्ताई पहाड़ी। कौन सा हो जाएगा? मुल्ताई पहाड़ी। ये मुल्ताई पहाड़ी आपका बैतूल जिले में है। कहां पर है? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको मुल्ताई पहाड़ी। मध्य प्रदेश का एक जिला है बैतूल और मध्य प्रदेश का जिला आपका अनूपपुर। तो अनूपपुर के अमरकंटक से निकल रही आपकी नर्मदा नदी और बैतूल की मुल्ताई पहाड़ी से निकल रही आपकी ताप्ती नदी। यह ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में वही आपका खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। उसके बाद अगली नदी आप देखेंगे यहां पर गोवा में है आपकी अगली नदी, जिसका नाम हो जाएगा आपका मांडवी नदी। क्या नाम हो जाएगा? मांडवी, मांडवी नदी, मांडवी नदी। ये ध्यान रखिएगा, गोवा की सबसे बड़ी नदी है, गोवा की सबसे बड़ी नदी है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद कर्नाटक में एक नदी मिलेगी आपको जिसका नाम हो जाएगा शरावती नदी। क्या हो जाएगा? शरावती नदी। ये शरावती नदी जो है, ये शरावती नदी की एक बड़ी खासियत यह है कि यहां पर इसमें कर्नाटक में ही एक वाटरफॉल है। यहां पर इसमें वाटरफॉल है आपका, इस वाटरफॉल का नाम क्या है? एक वाटरफॉल है यहां पर, इसे कहा जाता है गेरसोप्पा जलप्रपात। क्या बोला जाता है? गेरसोप्पा, गेरसोप्पा वाटरफॉल, गेरसोप्पा वाटरफॉल, जो कि भारत का भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। क्या? भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जलप्रपात है, इसे जलप्रपात कहा जाता है। आई होप कि जलप्रपात यानी कि जब किसी पहाड़ी क्षेत्र से जल की धाराएं नीचे की ओर बहती है, उसी को जलप्रपात कहा जाता है, जल का नीचे गिरना। यानी कि शरावती नदी पर ही गेरसोप्पा जलप्रपात है, यह आपको ध्यान रखना है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस नदी के बारे में खास विशेषता है। फिर यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर तीन नदी आपकी केरल में, तीन नदी आपको क्रमबद्ध रूप से नजर आएगी और पहली नदी का नाम है आपका भरत पूजा। क्या नाम है? भरत पूजा, भरत पूजा नाम है इसका, पूजा मत कर देना। उसके बाद में आपका पेंबा नदी है और पेंबा नदी के बाद आपका पेरियार नदी है। कौन सी? पेरियार नदी। ये तीनों नदी आपकी केरल में प्रवाहित होती हैं, तीनों आपकी केरल की हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो नदी है आपकी, उसका नाम हो जाएगा भरत पूजा। केरल की सबसे बड़ी नदी भरत पूजा। फिर शरावती नदी आप देख पा रहे हैं, ये शरावती नदी पर गेरसोप्पा जलप्रपात, गोवा की सबसे बड़ी नदी मांडवी नदी। और इस मांडवी नदी तक ही आप देखेंगे तो यहां पर आपका एक तट देखने को मिलेगा आपको, जिसे बोला जाता है केंद्रा तट, और इसके बाद कन्नड़ तट की शुरुआत होती है। तो ये विभाजक रेखा के तौर पर काम करता है, कोस्टल रेखा के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा सबसे पहले लूनी नदी साबरमती, जो कि अरावली माउंटेन रेंज से उद्गमित होती है और कच्छ के रण में ही अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद में नर्मदा ताप्ती के बारे में हमने देखा और भ्रंश घाटी में यानी कि रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। जब भी कोई तीन समानांतर प्लेटें हैं, मध्य वाली प्लेट का अवतलन हो जाता है तो बीच में बनने वाली जो घाटी नुमा संरचना होती है, उसी को रिफ्ट वैली कहा जाता है। और अगल बगल में आप लोगों को जो पर्वत नुमा संरचना दिखती है, उसे ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, जो कि स्टैटिक प्रक्रिया है, स्टेबल है, और जो आपका डायनेमिक प्रोसेस है, ये भ्रंश घाटी है, क्योंकि ये मुंह होकर नीचे की ओर अवतलित हुई थी, इसलिए हमने कहा कि रिफ्ट वैली इज अ डायनेमिक प्रोसेस एंड ब्लॉक माउंटेन इज अ स्टेबल प्रोसेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना काफी आप लोगों के लिए समझना। तो यहां पर मैंने ये सभी नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उनके नाम यहां पर बतला दिए। एक बार मैं सभी को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको वो सारी चीजें विजिबल हो जाए। तो यहां पर मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपकी ये लूनी नदी हमने देखा, साबरमती नदी देखा, उसके बाद में नर्मदा नदी को देखा, फिर ताप्ती नदी को देखा, मांडवी नदी को देखा, फिर आपका भरत पूजा, फिर आपका पेंबा और फिर आपका पेरियार। ये हमने यहां पर देखा कि ये 8 प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना है। 9वें नंबर पर आपको मिल जाएगी ये 9 नदियां, जो कि आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब हम चलते हैं आगे और आगे बात करेंगे कि इसके बाद पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनकी कोई सहायक नदियां हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा कर लेंगे। देखिएगा जरा, ये आपका भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, यहां पर जरा देखिएगा, सबसे पहले आपको एक नदी यहां पर दिखाई देगी जिसका नाम हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी, यह स्वर्ण रेखा नदी ओडिशा पर अपना मुहाना बनाती है। ओडिशा निकलती आपकी छत्तीसगढ़ से आ रही है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि आपका छोटा नागपुर के पठार से। कहां से? छोटा नागपुर पठार से ओरिजिन हो रहा है, वहां से आपकी स्वर्ण रेखा नदी आ रही है।
फिर यहां पर कहेंगे आप लोग कि छत्तीसगढ़ बेसिन से, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ बेसिन से एक नदी आ रही है जिसका नाम होता है आपका महानदी। ये आपकी महानदी हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे तो दो ओडिशा में, ये भी आपकी ओडिशा में अपना मुहाना बना रही है। उसके बाद में दो नदियां और है आपकी, एक हो जाएगी आपकी बैतरणी नदी और एक हो जाएगा आपका ब्राह्मणी नदी। ये भी दोनों आपकी ओडिशा में ही है। तो ये चारों नदियां जो बनाई मैंने ओडिशा के तट पर अपना मुहाना बनाती, जिसे उत्कल सरकार तट भी कहा जाता है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे एक पर्वत है महाराष्ट्र में जिसका नाम होता है आपका त्र्यंबक पठार। क्या होता है? त्र्यंबक पठार या त्र्यंबक पर्वत भी आप बोल सकते हैं। इस त्र्यंबक पर्वत जो कि आपका कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखिएगा। ये कहां पर आपका? ये महाराष्ट्र में है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या होगा आपका? यहां से नदी का जो उद्गम होता है उसे कहा जाता है गोदावरी नदी। क्या कहा जाता है? गोदावरी, गोदावरी नदी कहा जाता है। ध्यान रखना इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर होती है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये जरूरी है। फिर क्योंकि मैं और नदी यहां पर बताऊंगा आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये गोदावरी नदी का उद्गम क्लियर हो आपको, त्र्यंबक पर्वत से होता है, महाराष्ट्र में आपका नासिक के समीप में है। वहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। उसके बाद अगली नदी आपको यहां पर मिलेगी। अगली नदी जिस पर्वत से निकलती है उसे कहा जाता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर पर्वत। इस महाबलेश्वर पर्वत से जो नदी निकलती है उसका नाम हो जाता है आपका, उसका नाम हो जाएगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जो कि आपका आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है, और एक गोदावरी भी आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। इस कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आगे बात करें तो यहां पर कर्नाटक है, कर्नाटक में एक पर्वत मिलेगा आपको, इस पर्वत का नाम हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये पहाड़ी के तौर पर है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? उस नदी का नाम हो जाएगा आपका कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी। यहां पर तमिलनाडु में एक नदी बहती है जिसका नाम हो जाएगा आपका पेन्नानी नदी, पेन्नानी, पेन्नानी नदी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पेन्नानी रिवर हो जाएगा। ये पेन्नानी नदी को पेन्नार नदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्रम कभी पूछा जाए उत्तर से दक्षिण के क्रम में कैसे नदियां अरेंज है, तो उस आधार पर आपको याद रहे। ये कावेरी नदी का जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि गोदावरी नदी ही सबसे बड़ी नदी है लंबाई के मामले में दक्षिण भारत की, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये तो रही कुछ बात जो प्रमुख नदी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। एक और नदी यहां पर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसे बोला जाता है बेगई नदी। बेगई नदी कहा जाता है, जो कि दक्षिण की सबसे दक्षिण में स्थित नदी है। अब इसमें कुछ सहायक नदियों के नाम हम लोग लिख लेते हैं, कौन सहायक नदियां हैं। यहां पर आप देखेंगे तो एक सहायक नदी तमिलनाडु से आकर मिलती है जिससे बोला जाता है अमरावती, अमरावती इसकी सहायक नदी है कावेरी की। एक नदी इसमें अर्कावती, क्या नाम है? अर्का, अर्कावती नदी, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कृष्णा की एक सहायक नदी मिलेगी आपको तुंग और भद्रा के नाम से, एक तुंग हो जाएगा और एक भद्रा नदी है, कर्नाटक से निकलती है, दोनों का नाम मिलकर क्या हो जाता है? तुंग भद्रा नदी, तुंग भद्रा नदी। एक इसमें आकर मिलती है जिसका नाम हो जाएगा भीमा नदी, ये ध्यान रखिएगा। जब आप लोग गोदावरी की बात करें तो इसमें एक नदी आती है जिसका नाम है आपका प्राणहिता। क्या नाम है? प्राणहिता नदी है। एक और नदी आकर मिलती है जिसे कहा जाता है इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। ये इंद्रावती नदी आपका दंडकारण्य, यहाँ पे दंड लिख रहा हूं मैं, दंडकारण्य समझ जाइएगा, दंडकारण्य के क्षेत्र से निकलती आपकी कौन सी? इंद्रावती नदी, और गोदावरी नदी में आकर मिल जाती है, ये ध्यान रखना आपको। तो कुछ सहायक नदियां मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताया है कि कौन किसकी सहायक नदियां हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मुझे बताना है आप लोगों को, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी और कावेरी नदी के बारे में एक फैक्ट नोट कर लेना आप लोग, पूछा जाता है आपका प्रश्न, और वो क्या पूछा जाएगा? जो गोदावरी नदी है, इस गोदावरी नदी की लंबाई दक्षिण में सबसे ज्यादा है, प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण की गंगा कहा जाता है किसको? गोदावरी नदी को। उसके बाद ध्यान रखना, जो कावेरी नदी है ये प्रदूषण के आधार पर, क्या कहा मैंने? प्रदूषण, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर
प्रदूषण के आधार पर इस नदी को कहा जाता है आपका दक्षिणी गंगा। क्या कहा जाएगा? दक्षिणी गंगा। ये ध्यान रखना, दक्षिणी गंगा यानी कि सदर्न गंगा है, यह साउथ गंगा है, यह आपका साउथ गंगा है। ठीक है, ये आपका सदर्न सदर्न गंगा है। ये आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। इसको पोल्यूशन के बेस पर सदर्न गंगा कहा जाता है और इससे सबसे ज्यादा लंबाई है इसकी, सर्वाधिक लंबाई। और कहां पर? प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे बड़ा इसकी लंबाई है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। और गोदावरी और कृष्णा के बीच में आप लोगों को यहां पर पुलिकट झील मिलेगी, वो भी आप बता सकते हैं बताना चाहे तो ये कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए दी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें याद हो रही होगी। तो यहां पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लगभग 20 मिनट में हमने इस टॉपिक को समझा है। अभी यहां पर आप लोग हर प्रश्न को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है, कौन किसकी सहायक नदियां हैं, कौन किसे दक्षिण की गंगा, किसे दक्षिणी गंगा कहा जा रहा है, ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। फिर आप लोग को क्रम ध्यान रखना है, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, पेन्नानी, कावेरी और बैगई, ये आपको ध्यान रखना है। कौन किसकी सहायक नदियां हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। प्राणहिता, इंद्रावती नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भीमा, तुंगभद्रा, कुछ ही मैंने बताया, वन एग्जाम के लिए आपके लिए इतनी सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस किस प्रारूप में होंगे उसके बेसिस पर आप लोगों को समझ में आएगा इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो जरा देखिएगा, पहला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न मैंने यहां पर रखे हैं, जो कि आपका वन एग्जाम इस प्रकार के प्रश्न आते भी हैं। तो जरा देखिएगा, एक एक करके आप लोग अपना उत्तर भी देते हुए चलेगा जब भी आप लोग ये क्लास देख रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनिनसुलर रिवर, कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदी है, इसमें से आपको बताना है। गंगा है? बिल्कुल नहीं है, ये हिमालय नदी है। ब्रह्मपुत्र नहीं है और आपका सिंधु नदी नहीं है, केवल गोदावरी नदी जिसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबक पर्वत से होता है और इसी गोदावरी की सहायक नदी बनती है आपकी प्राणहिता। और ये प्राणहिता नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, ध्यान रखिएगा, दो नदी के संगम से आपकी प्राणहिता नदी का निर्माण होता है। जैसे कि एक होती है आपकी वर्धा नदी जो कि बैतूल से निकलती है, आप लोग सिवनी से निकलती है भी बता सकते हैं, और एक वैनगंगा है जो आपकी बालाघाट से, सिवनी से बालाघाट में जाती है और इससे आकर मिल जाती है। वर्धा और वैनगंगा जैसे ही मिलती है तब बनता है आपका कौन सा? तब बनता है आपकी कौन सी नदी? वैनगंगा नदी, जो कि गोदावरी की सहायक नदी होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? इसी आधार पर उसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अब बताइएगा कौन सी नदी है? कृष्णा है? बिल्कुल नहीं। कावेरी नहीं है, नर्मदा नहीं है, केवल आपका गोदावरी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। विच इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया? दैट इज साउथ गंगा, जिसे आप लोग गोदावरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोदावरी रिवर ओरिजिनेटेड, क्या लिखा है? गोदावरी नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस, यानी कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो महाराष्ट्र में आपने देखा कि त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। अमरकंटक से किसका होता है? नर्मदा का होता है, ठीक है, नर्मदा का होता है। साथ में आपका नर्मदा के बाद में सोन का होता है, उसके बाद में जोहिला का होता है उद्गम, ये आपको ध्यान रखना है। महाबलेश्वर से किसका होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी से किसका होता है? तो कावेरी नदी का होता है। इतनी जानकारी आपको सबकी होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। कृष्णाज रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, अमरकंटक, नीलगिरी से भी नहीं होगा, अमरकंटक से भी नहीं होगा, त्र्यंबकेश्वर से भी नहीं होगा, केवल होगा तो आपका किससे होगा? महाबलेश्वर से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? आपसे पूछा है कावेरी नदी के ओरिजिनेट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, नीलगिरी से नहीं होता है, सतपुड़ा से नहीं होता है, विंध्यन से नहीं होता है, कर्नाटक में आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहीं से कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। और इस कावेरी नदी की सहायक नदी आप देखेंगे तो अमरावती, अर्कावती इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो वेस्टवर्ड, यानी कि पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? पश्चिम की ओर आपसे नदियां पूछा जा रहा है, आप लाइन से सब बता सकते हैं। आप देखेंगे नर्मदा, ताप्ती, और फिर हो जाएगा आपका बैतरना, फिर उसके बाद में आपकी मांडवी, फिर शरावती, फिर आपका भरतपूजा, पेंबा, पेरियार,
फिर आप लोग लूनी नदी, साबरमती, ये सभी नदियां जो पश्चिम की ओर लगभग बह रही है। तो गोदावरी नदी तो बिल्कुल नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, नर्मदा बहती है, कृष्णा नहीं बहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, विच रिवर फ्लो थ्रू ए रिफ्ट वैली। मैंने आपको बताया था रिफ्ट वैली क्या होती है, ये भी मैंने समझाया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जब कोई तीन ऐसी चट्टानें हो, बीच वाली चट्टान का अवतलन हो जाए तो इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलती है। तो इसी को कहा जाता है आपका रिफ्ट वैली। क्या कहा जाता है इसे? रिफ्ट वैली कहा जाता है, यह ध्यान रखना। रिफ्ट वैली क्या होती है? मध्य वाली प्लेटों का क्या हुआ? अवतलन हुआ। यानी कि यहां पर आपको बताना है कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। महानदी नहीं आएगा, गोदावरी नहीं आएगा, कावेरी नहीं आएगा, केवल नर्मदा और ताप्ती और सोन, ये तीन प्रमुख नदियां जो रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती रिवर ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, लक्षद्वीप सी। तो बताइएगा ताप्ती नदी आपका अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहां पर है, क्वेश्चन नंबर 9। बताइएगा जरा, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी इज पॉपुलर नॉन एज दक्षिण की गंगा, दक्षिण की यमुना, दक्षिण की सिंधु, दक्षिण की ब्रह्मपुत्र। तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है सामान्य तौर पर, क्योंकि इसकी लंबाई जो मिलेगी आपको 1465 किलोमीटर मिलेगी, जो कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा लंबाई वाली आपकी नदी हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? पूर्वी नदियां, ध्यान रखना, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां सभी डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नहीं करेगी, ताप्ती नहीं करेगी, लूनी नहीं करेगी, तो केवल गोदावरी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मतलब क्या पूछा जा रहा है? एस्चुरी, ये गलत लिखा है यहां पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है नदी मुहाना बनाती है, यानी कि यहां पर बताना है ज्वार नदमुख, ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो भी नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है, वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो वो होता है समुद्र का जल, समुद्री जल, समुद्री जल नदी में प्रवेश कर जाता है, इसी को बोला जा रहा है ज्वार नदमुख। यानी कि यहां पर किसी प्रकार के डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, वो ध्यान रखना आपको। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में, सॉरी, महानदी का उद्गम किस राज्य में? तो यहां पर महानदी का उद्गम ध्यान रखना, ये आपका छत्तीसगढ़ बेसिन से उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ छत्तीस छत्तीसगढ़ बेसिन से उद्गम होता है, और छत्तीसगढ़ बेसिन जो है आपका वो छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 क्वेश्चन। देखिएगा, कावेरी नदी किन राज्यों में बहती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जिससे हटाते हैं हम, किसमें नहीं बहती है? तो देखिएगा, गुजरात में नहीं जाती है, ओडिशा में नहीं जाती है, उसके बाद में आप देखेंगे यहां पर तो तेलंगाना में नहीं जाती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली नदी कावेरी नदी है। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक तो प्राणहिता भी है, जो वेनगंगा प्लस आपकी वर्धा नदी के मिलने से बनती है। वर्धा नदी के मिलने से बनती है आपकी कौन सी? प्राणहिता। तो ये तो है। इंद्रावती नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। भीमा नहीं है, भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी भीमा नदी। और सबरी भी किसकी हो जाएगी? आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिएगा। भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? अब ये स्पष्ट ही हो गया आपको कि ये आपका किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? बताना है आंसर।
गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी कर्नाटक से तुंग और भद्रा के नाम से उद्गमित होती है और दोनों मिलकर तुंगभद्रा नदी कहलाती हैं, जो कि कृष्णा की सहायक नदी बन जाती हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सी पर्वतमाला है? तो ये जैसे कि नर्मदा और ये ताप्ती दोनों के बीच में कौन सी है? तो मैंने कहा था सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जिसके 3 हिस्से हैं, राजपीपला, उसके बाद में महादेव, उसके बाद में मैकाल पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंची चोटी माउंट धूपगढ़, आपको पता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी नहीं गिरती है, ताप्ती नहीं गिरती है, माही नहीं गिरती है, केवल गोदावरी इसकी वो नदी है। अब माही नदी के बारे में ध्यान रखना, ये 2 बार कर्क रेखा को पार करने वाली नदी है। जो माही नदी की विशेषता याद रखना, ये 2 बार कर्क रेखा को काटती है। कर्क रेखा मतलब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पार करती है। क्लियर है? बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें से मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। एक का आंसर आपको करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती है? निकलती पश्चिम घाट में लेकिन पूर्व की ओर बहती है। तो नर्मदा नहीं हो सकती है, ताप्ती नहीं हो सकती है, माही नहीं हो सकती है, केवल गोदावरी। अगला प्रश्न का आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है, आप लोग पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में सही है? देखिएगा, अधिकांश नदियां हिम नदों से निकलती हैं, तो बात गलत है बिल्कुल। अधिकांश नदियां बारहमासी होती है, बिल्कुल नहीं। केवल एक नदी अपवाद है, इसमें एक अपवाद है, एक अपवाद है, ध्यान रखना। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी आपका पेरेनियर है, यानी कि सदाबहार नदी है, यानी कि 12मासी नदी है, हमेशा जल रहता है कावेरी में। तो दक्षिण भारत में सभी नदियां 12मासी नहीं है। अधिकांश नदियां वर्षा पर निर्भर हैं, तो अधिकांश बिल्कुल वर्षा पर निर्भर हैं। सभी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पूर्व की ओर भी बहती हैं। तो केवल आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से सुना है। तो आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। टॉपिक को अच्छे से समझिए पहले, फिर उसके एमसीक्यूज लगाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी को नया अंजाम देते रहेगा। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।